साथियों, आप सब हमको सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पे। हेलो हल्द्वानी, बदलते शहर की धड़कन। आज हम लोग समाज कार्य विभाग से मेरे साथ में डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय और मिसेस कुशा सिंह और मैं डॉक्टर नीरजा सिंह। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम लोग आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ बातों को, कुछ चर्चाओं को रख सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 तारीख को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, यानी कि जो बाल श्रम है उसके प्रतिषेध के लिए विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। तो उसकी संकल्पना क्या है, किस प्रकार से बच्चों को आजकल के परिदृश्य में हम देखते हैं तो किस तरह से बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया जा चुका है, जबकि जो आईएलओ है और इसके साथ साथ में जो फैक्ट्री एक्ट है और इसके साथ में अन्य दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, सब में कहा गया है कि जो चाइल्ड लेबर है वो बैंड है और 14 साल तक के बच्चों के साथ में किसी प्रकार का भी ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो उनकी स्वेच्छा के हिसाब से ना हो, यानी कि उनकी जिसमें स्वेच्छा ना हो। इसके साथ साथ में उनके साथ कोई जबरदस्ती ना की गई हो और बिना मन के या फिर शिक्षा को अधूरा छोड़ करके इस तरह के कार्यों को करना इसमें शामिल है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं कुशा आपसे बात करना चाहूंगी जी मैम। कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रतिषेध दिवस है, बाल चाइल्ड लेबर प्रतिषेध दिवस है, उसको किस तरह से देखते हैं? मैम, जो आज का टॉपिक है ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंधकारमय विषय है। इसके बारे में अक्सर लोग चर्चा नहीं करते। अक्सर हम अपने घरों में इसको बड़े हश हश टोन में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक ऐसा बात है जो हमारे समाज की एक बड़ी अजीब प्रथा है और ये अजीब सा एक सच्चाई है जो चलती आ रही है। तो इसके लिए हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो जैसे मैम ने बताया कि पूरी दुनिया में हम प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं और इसको मनाने का जो मेन मोटिव है या जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों को उनका अधिकार जो है वो मिल नहीं पा रहा है ना। और बाल श्रम एक जो बहुत ही गंभीर समस्या है जिसके कारण बच्चों का बचपन गहरे कुएं में जा रहा है। यह दिवस बाल श्रम के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए है और इसको पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि बाल श्रम कितने तरह का है और कितना गंदा किस्म का एक अब्यूज है बच्चों के ऊपर। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि व्यक्ति, गैर सरकारी, मतलब एक इंडिविजुअल से लेकर एक गैर सरकारी संगठन, एनजीओ से लेकर और जो सरकारी संगठन है वो सब प्रेरित होके इसको बाल श्रम के निषेध में ये काम किया जाए। तो ये इसके उद्देश्य है इस दिवस को मनाने के लिए। जैसे मैम ने बताया कि आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसकी पहल करी थी और इसके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो इसको बोलते हैं, उन्होंने इसको बाल श्रम को रोकने के मकसद से इस दिन की शुरुआत करी थी। इस साल 2024 12 जून का जो थीम है वो हमारा है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट टू एंड चाइल्ड लेबर। आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम का अंत करें। तो इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे बाल श्रम के बारे में। बाल श्रम की थीम जो हमारी इस बार आई है कि हमारी अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उस पर हम काम करें। तो एज अ ले मैन और हम समझ सकते हैं कि बाल श्रमिकों को कितनी गंदी तरह से उनका शोषण होता है, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको बेचारे बच्चों को छोटे से, जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, किताब, कॉपी, पेंसिल होनी चाहिए, उसके बदले हम उनको टूल्स थमा देते हैं, औजार थमा देते हैं और बड़ी हजार्डियस वर्क कंडीशंस होती हैं कारखानों में। स्पेशली कई सारे बच्चे अपने एजुकेशन सिस्टम हमारा ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने पढ़ाई छोड़ के नौकरी करें। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना अंधकार में ये विषय है ये। मैं एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगी। हमारे ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारे घर में हम हर जगह कहीं ना कहीं बाल श्रम को जगह देते हैं। कैसे? जैसे हमारी जो कांच की चूड़ियां हैं, फिरोजाबाद की ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, उधर बच्चों का शोषण बहुत होता है। आपके मुरादाबाद की जो ब्रासवेयर इंडस्ट्री है वहाँ बच्चों का शोषण होता है। अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। आपके पटाखों की फैक्ट्री और जो माचिस की तिल्लियों की फैक्ट्री है, इन कारखानों में छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, क्योंकि छोटी उंगलियां हैं और छोटी उंगलियों के जो काम होते हैं, महीन काम होते हैं, वो बच्चों से अक्सर करवाए जाते हैं जबरन उनसे। हम जैसे कालीन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, कारपेट वीविंग इंडस्ट्री मिर्जापुर की, वहाँ बहुत बच्चों का शोषण होता है। बनारसी सिल्क में जो हम महीन जरी की जो कारीगरी होती है, जरी की कारीगरी में भी बाल श्रमिक लगे हो रहते हैं। कर्नाटका की अगरबत्ती जो इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चों की उंगलियों का काम होता है। और जैसे हम अभी अगरबत्ती की बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश में हमने बात करी कि
बीड़ी रोलिंग जो इंडस्ट्री है, बीड़ी बनाने की काम जो है, वहाँ पर भी बच्चों के काम हाथ लगते हैं। चाय बागान है आसाम के, कोयले खदान है मेघालय के। जहाँ देखो वहाँ हमें कहीं न कहीं चाइल्ड लेबर, बाल श्रम दिखता ही रहता है। और शहरों में, हम महानगरों में हम देखते हैं ढाबों पे या चाय की दुकानों पे बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, कूड़ा बीनने वाली जगहों पे वहाँ बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं। कई बार उनसे जबरन भीख भी मंगवाई जाती हैं। गाँव में जो बाल श्रमिक होते हैं उनसे खेती का काम ज़बरदस्ती कराया जाता है। तो हमारे सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बाल श्रम होता आ रहा है, पर हम उसके लिए क्या करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सही कह रही हैं आप कुशा। और दूसरा ये है कि कई बार मन में यह भी प्रश्न आता है, क्योंकि हम जो तीनों आज यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सभी समाज कार्य के एक तरह से शिक्षार्थी भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और एकेडमिशियन भी हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं इस बाल श्रम को देखती हूँ तो कई बार मन में आता है कि किसी भी विषय के या किसी भी बात को आगे बढ़ाने के, किसी भी समस्या के या किसी निवारण के जो प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं वो हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो ये बाल श्रम है, इसको आईएलओ के अनेक प्रयासों के बावजूद भी या फिर एक्ट लाने के बाद भी, फैक्ट्री एक्ट में इसकी बात करने के बावजूद भी इस पे रोक नहीं लगाई जा पा रही है। उसका एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो है अशिक्षा। जी। गरीबी को हम उसमें ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी विषय का या किसी भी जिसकी जो परिस्थिति है या जिस जगह पे वो उपस्थित हो रहा है उस संदर्भ में जब तक हम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमको ये समझना मेरे लिए या किसी और के लिए दुष्कर होगा कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये छोटे छोटे जो बचपन हैं वो नीलाम हो रहे हैं। बच्चे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उनका भविष्य जो है वो अधर में जा रहा है। तो इन सब बातों को सोच करके कई बार प्रश्न यह भी उठता है कि क्या विसंगतताएं हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो इस तरह का काम करने के लिए मजबूर हैं। दूसरा यह है कि जो मुझे सहज रूप में समझ में पहला आता है वो ये आता है कि क्या सुझाव देना पर्याप्त होगा? क्या जो सरकार की नीतियां हैं उनका अवलोकन किया जाना चाहिए, या फिर ऐसे परिवारों के लिए उनकी सर्व सुलभता होनी चाहिए? क्या जो फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उस पे बात की जानी चाहिए? तो इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपराजिता की तरफ। और अपराजिता, जैसे कि अभी कुशा से हम लोगों ने बात की और ये देखा कि जो भारतीय स्तर पे बाल श्रम है उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, और इसके साथ साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं, इस पे चर्चा करें या इस पे अपने उद्गार प्रकट करें। सबसे पहले तो थोड़ा इसके टाइप से बात करना चाहेंगे, इसके प्रकार पर कि जो बाल श्रम है तो बच्चे किस किस जगह पे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे एक बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वर्क में लगा हुआ है, घर पे जाके जो काम करते हैं बच्चे। फिर बहुत सारे बच्चे जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे सैन्य युद्ध, जैसे अफ्रीका जैसे कंट्री में छोटे मोटे अगर ट्राइबल युद्ध ऐसे कुछ हो रहा है तो वहां पे उन बच्चों को क्या किया जाता है कि भेज दिया जाता है। ठीक, अगला एक बहुत और भी कारण जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे ध्यान देना चाहिए, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है ना। कहीं पे अब एक चीज ये भी देखा जा रहा है जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये बहुत आगे इस समय चल रहा है। तो इसमें भी बच्चों को कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त किया जा रहा है, बिल्कुल सही। डरा कर धमका कर। माइग्रेशन भी इसका एक एस्पेक्ट है ना। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और माइनिंग है ना, जो खादान में जो काम बच्चे कर रहे हैं, तो वो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाल श्रम बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। और ये चीज इसका जो एक और रीजन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैम ने कहा था, जैसे निर्धनता, तो निर्धनता है और एक शिक्षा की बात की गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये दो चीज पे मैं थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। निर्धनता को अगर समझा जाए तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में लेविस्टिन की थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जो अमूमन गरीब वर्ग के जो लोग हैं तो वहाँ पे बच्चों का संख्या बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि जनसंख्या पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को तीन रूप में देखते हैं। एक तो सुख का साधन मनोरंजन के रूप में, दूसरा आय के स्रोत के रूप में, और तीसरा बुढ़ापे के सहारे के रूप में। और इन तीनों की वजह से बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण अब ये कहीं ना कहीं एक निर्धनता का रूप ये ले रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिक और व्यक्तिक से सामाजिक क्या हो जा रही है, समस्या हो जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात हो रही है तो आपको मैं बताऊं कि पिछला ही एक डेटा मैंने एक जगह पढ़ा था, 7 मिलियन से अधिक बच्चे क्या है स्कूल नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं भारत में। मैं भारत की बात कर रही हूँ।
क्योंकि शिक्षा को थोड़ा-सा हमको क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। शिक्षा को थोड़ा मनोरंजनात्मक टाइप का बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चा उससे बहुत बोर ना हो। बच्चा पढ़ाई से भागता है, वो पढ़ना नहीं चाहता, अन्य सभी कार्य में वो घंटे 2 घंटे लगा देगा, लेकिन पढ़ाई का जब वो होगा तो उसको नींद आने लगेगी। तो बिल्कुल। बच्चे को पढ़ाई से कैसे मनोरंजन की तरह उसको जोड़ा जाए, है ना? खेल-कूद के माध्यम से उसको सिखाया जाए, तो ये बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब अभाव होने की वजह से भी ये क्या है, बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। अब एक चीज़ है भेदभाव, है ना? भेदभाव के अंतर्गत जैसे कि एक तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जैसे शिक्षा पे सेकंड हाईएस्ट जीएसटी लगा हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षा में भी देखिए किस तरह का भेदभाव हो रहा है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में हैं, तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी में डिफरेंसेस आते हैं। ये डिफरेंसेस, ये भेदभाव जो ये अंतर दिख रहा है, ये अंतर उनके बौद्धिक और उनके कहीं न कहीं सान्वेगिक और आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर प्रभाव डालता बिल्कुल। है ना? जब कोई बच्चा कहीं जा रहा है और कोई दूसरा बच्चा आ रहा है, तो वो वेल ड्रेस्ड है और प्लस मतलब उसकी क्या है, कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, तो इन सब का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब चूँकि बाल श्रम की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 24 में ये साफ-साफ लिखित है कि किसी भी बच्चे को, हाँ, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको किसी भी ज्वलंत जगह पे कार्य में न लगाया जाए। ये सारी बहुत सारे ऐसे हैं मैम, विधायी रूप से सशक्त किया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं न कहीं बिल्कुल। कमज़ोर है, हाँ। जिसकी वजह से सब कुछ जानते हुए भी सारी चीज़ें कहीं न कहीं होती हैं और उसका दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलता है। दुष्परिणाम इसका यही है मैम कि एक बच्चे का मनोवैज्ञानिक, सान्वेगिक, एक जो उसका विकास होता है, एक बच्चे का जो एक समाजीकरण होता है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं बाधित होता है। दोषपूर्ण माहौल में रहने की वजह से उसके जो जैसे अभी तो बाल श्रम कर रहा है, तो निसंदेह इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वो बाल श्रम करते-करते उसके जो पीयर ग्रुप है, वो भी उसी तरह के हैं। शिक्षा का अभाव की वजह से वो बाल अपराध के रूप में भी क्या होंगे, परिलक्षित होंगे, वो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो उनका कहीं न कहीं उनका एक मनोवैज्ञानिक जो विकास है, वो अवरुद्ध हो जाता है। सामाजिक परिणाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मानवाधिकार क्या है, कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि एक बच्चे का राइट्स है ना? ये उसका मूल अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, है ना? कि वो पढ़ाई करे, जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि बहुत सारा अभी कुशा मैडम ने बताया कि ऐसे-ऐसे जो चूड़ी, कंगन, इसमें आँखों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य को भी हम चैलेंज में डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो अंग है, वो कहीं न कहीं कोमल है और वो इतने ज्वलंत जगह पे अगर काम कर रहा है, तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से मैंने कहा ही आपसे कि वो मानसिक रूप से भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो हम कहीं न कहीं हमारे पास 2 ही रिसोर्स होता है, एक नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, जिसका देखिए आज भी इतना दोहन हो रहा है कि गर्मी की स्थिति देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरा हमारा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स, ये जो बच्चे हैं, ये कल के भविष्य हैं, कल के ये ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो इनका भी कहीं न कहीं इस प्रकार से दोहन होने से हम कहीं न कहीं समाज को एक विलगाव-अलगाव की स्थिति में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा क्या है, वो बाल श्रम कर रहा है, कल बाल अपराध बनेगा और ये कहीं न कहीं एक अगर उसको बहुत अच्छे तरह से देखा जाए, अगर वो एंटी सोशल बिहेवियर सीख गया बहुत जल्दी, तो ये चीज़ें नक्सलवाद, आतंकवाद, इस जगह तक जाकर इसका अंत होगा। तो आप इसको बड़े पैमाने पर अगर समझेंगे, तो आपको हेडिंग छोटा लग रहा है कि बाल श्रम, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो मानव पूंजी का कहीं न कहीं हम क्या है, नुकसान कर रहे हैं। मतलब मानव पूंजी क्या है, जहाँ सही जगह, क्रिएटिव जगह के बजाय वो डिस्ट्रक्टिव जगह पे लग रही है। क्योंकि अब इन बच्चों से ये अपेक्षा करना कि समाज का दशा और दिशा बदल देंगे, तो जिनका खुद का दशा-दिशा का ठिकाना नहीं, वो समाज का दशा-दिशा क्या बदलेंगे? तो और समाज कल्याण के एस्पेक्ट पे भी एक तरह से ये जो मानव संसाधन है, ये बोझ के रूप में हो गया। क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल ऐसे चाहिए जो कि इनेबल्ड हो, और यहाँ पे स्थिति क्या है, ये डिपेंडेंट है ना? ये इनेबल्ड, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कैपेबल हैं। कैपेबल इसे नहीं कहते हैं। जब आपके ज्ञान का और आपकी किसी भी ऊर्जा का जब इस प्रकार से यूज़ हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जो कि सही रूप में नहीं जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ही चीज़ें जा रही हैं। जैसे अभी आपने अपराजिता जो बातें रखी हैं वो सच में बहुत ही सारगर्भित हैं और प्रासंगिक भी हैं। इसलिए भी प्रासंगिक हैं क्योंकि जब हम बचपन की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो आपको आम तौर पे सड़क पे चलते हुए जो कूड़ा कचरा बीनते हैं बच्चे, या फिर जो एलीट क्लास के बच्चे हैं, या फिर जो आम जनजीवन वाले बच्चे हैं, इनको देख करके जो डिफरेंस है वो आपको साफ नजर आता होगा। तो जो इनकी बचपन है, उनका जो हनन हो रहा है, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो नियम कानून है, नीतियां हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इनका मूल्यांकन किया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ
अपनी जिम्मेदारियों से हट करके और वो सारा कुछ ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है कि बिल्कुल जैसे मेरा ये अपना बच्चा है जी, वैसे ही समाज के जितने भी बच्चे वो भी हैं। तो जब सामुदायिक रूप से जन जागरण होगा तब हम शायद इस पे रोक लगा सकते हैं कि यदि रास्ते में चलने वाला कोई भी चाय की टपरी पे अगर बच्चा चाय बेच रहा है तो जो चाय पीने जाता है वो वहीं पे उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है बिल्कुल या समझा सकता है, उसकी जो है परामर्श दे सकता है, पुनर्वास के लिए तो कार्य कर सकता पुनर्वास है। के लिए कार्य कर सकता है, माता पिता को संदर्भित करके भी कार्य किया जा सकता जी, है। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए फ्री एजुकेशन है, तो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी आप देखिए जितने सरकारी स्कूल हैं, जैसे या स्लम एरिया के जितने स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है जी, और आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जो वहाँ पे उनको खाने के लिए मिलता है वो ले लेते हैं, उसके बाद में स्कूल में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिसिंग है। ड्रॉप आउट रेट, जैसे आपने कहा कि ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन तो ले रखा है पर वो क्लास में नहीं जाते हैं। तो क्या स्कूल और इनके बीच में जो एक गरीबी की बड़ी सी लाइन खिंची हुई है उसको कैसे हटाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा कोई तंत्र है जो इन बच्चों को उस असुविधा से निकाल करके, जैसे आपने अभी कहा ना कि रुचिकर होना चाहिए, शिक्षा अगर रुचिकर है, पढ़ाने के तरीके अच्छे हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। जी, और जब हम रटंत विद्या की बात करते हैं कि हम रट रट के पढ़ रहे हैं या फिर मास्टर जी ने हमें सिर्फ इतना बताया कि ये होमवर्क करके लाना है, तो जहाँ पर रुचि नहीं पैदा होती है तो किसी भी काम करने को, क्योंकि देखिए जो बच्चा इस तरह के श्रम में लगा हुआ है उसको रुचि भी तो पैदा हो रही है कि क्योंकि उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उसके हाथ में आ रहे हैं, वो अपने परिवार को दे रहा है या खुद खर्च कर रहा है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ उसको रिवर्ट मिल रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो नशाखोरी है, इस नशाखोरी में भी इन छोटे बच्चों का बहुत बड़ा प्रतिशत है। ऐसे छोटे बच्चे जो विभिन्न कई तरह के, जैसे बीड़ी पीना है, जैसे बीड़ी मेकिंग में बहुत सारे बच्चे लगे हैं तो वो खुद भी पीते हैं, पीते तंबाकू हैं, का सेवन जी, करते हैं। वो जहाँ पे टपरियों पे काम करते हैं, जिस कारखाने में काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तो क्योंकि तल्लीनता के लिए उनको किसी तरह के नशे की जरूरत है, तो ये भी एक अभिशाप है, क्योंकि बचपन से ही बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। तो हमको इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और कुल मिलाकर के किसी एक को ये सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ना थोप करके ये पूरे समाज की जरूरत है कि ऐसे बच्चों को दिशा निर्देशित करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें और उनके साथ मिल करके उनको सहानुभूति ना दे करके उनका मार्ग प्रशस्त करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। क्योंकि जिस दिन उन बच्चों को ये संज्ञान हो जाएगा कि हमारी पढ़ाई लिखाई से, अच्छे पढ़ाई से हम किस अच्छे स्तर पे पहुंच सकते हैं, अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं, तो शायद वो उस तरफ अपना ध्यान लगाने लगेंगे। और रही मेहनत की बात, तो मेहनत तो चाहे आप काम करिए या फिर शिक्षा ग्रहण करिए, तो मेहनत का कोई सामी तो है नहीं, मेहनत आपको हर जगह करनी होती है। तो कुल मिलाकर के जो इस तरह से जो ये विश्व स्तर पे यह दिवस मनाया जाता है, तो एक समाज कार्य की अध्येता होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सामूहिक प्रबंधन का काम है, ये जी, सामूहिक जागरूकता का काम है। जब हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तभी इसमें हम लोगों को कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। जी, इसके अलावा हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने जिस विषय पे चर्चा की उसमें, जैसे कुशा जी ने अपने विचार व्यक्त किए, अपराजिता ने अपनी अपनी बातें रखी, तो हम लोगों ने एक तरह से एक संदर्भ लाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से यह बाल श्रम है उसको बाल दिवस के रूप में मना सकते हैं, या बच्चों के उद्धार के रूप में मना सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनको आगे बढ़ाने की राह में किस तरह से जो रोड़े आ रहे हैं उनको दूर करने में एक सामाजिक कार्यकर्ता, आम जनमानस और इसके साथ साथ सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जो लगी हुई हैं वो भी अपना काम करें। जैसे आप देखिए कि कैलाश सत्यार्थी के बहुत सारे जी, ऐसे काम बचपन हैं बचाओ जिसमें उन्होंने बचपन बचाओ के काम आंदोलन, आंदोलन रखा। ऐसे उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो इन बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं। तो सिर्फ किसी को वहां से हटा देना, अच्छे काम को आगे बढ़ा देना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम सभी समाज कार्य के विद्यार्थी हैं। तो हमको इस स्तर पे ये भी सोचना है कि जब तक ये मुख्य धारा से बच्चे जुड़ ना जाएं और जो इनका लक्ष्य है इसकी प्राप्ति के लिए उन्मुख ना हो पाए, तब तक के लिए इनकी निगरानी बहुत जरूरी है। जी, जी, अगर निगरानी, ऐसी संस्थाएं निगरानी करती रहेंगी तो हम निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। और इसी मतलब इन्हीं सारे विचारों के साथ में हम लोग आज अपनी वाणी को विराम देते हैं यहीं पे, और अगली चर्चा में फिर इसी विषय को लेकर के अगली बातें करेंगे। और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।